आपने ये ऊनो रिवर्स वाला मीम तो शायद देखा होगा। ये मीम इंडिया में एक्चुअली रियल लाइफ में भी हो गया है। आपको तो पता ही है कि भारत में वक्फ बोर्ड कई सालों से गंद मचाता हुआ आ रहा है। उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में ताजमहल का वक्फनामा तैयार किया था। Waqf board claimed ownership of over 18 Hindu-dominated villages in Trichy district. तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने चेन्नई में करीब 1000 साल पुराने ऐतिहासिक अलवर मंदिर पर मालिकाना हक जताया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड राजधानी में मंदिरों और हिंदू प्रॉपर्टीज के साथ साथ डीडीए के दफ्तर, डीटीसी बस अड्डा, यहाँ तक कि एमसीडी के कूड़ा घर को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। ये दावा किया गया प्रयागराज के स्थानीय मुसलमानों की तरफ से, जिन्होंने कहा कि जिस धर्म क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है वो दरअसल वक्फ की संपत्ति है। लेकिन लगता है कि हिंदू सोसाइटी में कुछ लोगों ने ऊनो रिवर्स करने का फैसला कर लिया है। एक ऐसे समय पर जब एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और वक्फ बोर्ड की तानाशाही खत्म होने की कगार पर है, उसी समय कुछ प्रोमिनेंट हिंदूज ने अनाउंस किया है कि वो एक सनातन बोर्ड क्रिएट करने का कैंपेन शुरू करने वाले हैं। A historic moment awaits at Prayagraj Mahakumbh, where crores will unite in devotion to the Sanatan Dharma. On January 27, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. This is to protect our temples, gurukuls and gaushalas. और अगर एक सनातन बोर्ड क्रिएट होता है तो फाइनली हिंदुइज्म को स्टेट पेट्रनेज मिलने वाली है ऑफिशियली। और जो अनफेयर एडवांटेज इस्लाम को मिला करता था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के थ्रू, वो शायद खत्म हो सकता है। कुछ मुस्लिम लीडर्स भी इसको सपोर्ट दे चुके हैं। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। और जेपीसी के वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को एक्सेप्ट करने के बाद एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा कि कई सेक्युलर लीडर्स आज कम्युनल बनने वाले हैं। मतलब है जेपीसी ने इनको सेक्युलर से पक्का इनके बॉर्डर कुछ घट जाएंगे। और देखिए ये अनाउंसमेंट होने के बाद क्या हुआ, लेकिन देखने के पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी आंखों की प्रोटेक्शन करें, क्योंकि ये मेल्टडाउन बहुत हाई लेवल का होने वाला है, बहुत टॉक्सिक फ्यूम्स और बहुत हाई रेडिएशन निकलने वाला है। तो प्लीज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब देखते हैं। अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। वक्फ के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे बल्कि वक्फ को बर्बाद कर देंगे, और ये खास तौर से मुसलमानों को उनकी इबादत से महरूम करने के लिए ये आर्टिकल 26 का एक ग्रेव वायलेशन है। उसमें ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। क्या यही लोकतंत्र का दिन देखने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी थी? फिर जेपीसी बनाने का मतलब क्या था? आपको मनमानी करनी है, आप करते रहिए। मन की बात मनमानी करना ये आपकी पुरानी आदत है। लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाए गए। हमने डिसेंट नोट इसलिए दिए कि संविधान के खिलाफ ये इन्होंने जो अमेंडमेंट किया। तो आइए मिलकर देखते हैं ये दो बड़ी न्यूज, सनातन बोर्ड की पहल और जेपीसी का वक्फ अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करना। इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्यों इतने बड़े बड़े हाई रेडिएशन मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड। अभी हाल में ही खबर आई है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिनके पास वक्फ अमेंडमेंट बिल भेजा गया था इसे डिस्कस करने के लिए, उसे एक्सेप्ट कर लिया है। After a series of fiery debates and meetings, the joint parliamentary committee that was constituted to mull over amendments to the Waqf Amendment Bill has now adopted the draft report. तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जिसे एक्सेप्ट किया गया है, उस पे इतने बड़े बड़े मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं? ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के की प्रॉपर्टीज क्या है। अब वक्फ प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, इसे डिटरमिन करने का डिसीजन कोई रैंडम वक्फ बॉडी के पास नहीं है। इसे स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड ऑफिसर्स के पास भेजा गया है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में कंट्रोल आ गया है ये डिसाइड करने का कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी है। नया बिल ये भी कहता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होने चाहिए। इससे इस बॉडी में ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन आएगी और बिना किसी ड्यू प्रोसेस के ये नहीं डिटरमिन किया जा सकता कि भैया ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। और लोगों का इस पे भी मेल्टडाउन हो रहा है। लेकिन याद रखिए कि अक्सर जो टेंपल बोर्ड्स होते हैं, जिन्हें देवस्थान बोर्ड बोला जाता है, उनमें अक्सर नॉन हिंदूज को डाला जाता है इन पूरे के पूरे बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए। साउथ के स्टेट्स में उस पे किसी ने कंप्लेन नहीं की है, लेकिन आज इनको पेट में दर्द हो रहा है। एक और फीचर ये है कि जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी वक्फ रजिस्टर हो चुकी हैं और अनडिस्प्यूटेड हैं,
उन्हें वापस नहीं खोला जाए। एक और प्रॉपर्टी ये है कि वक्फ बोर्ड में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को भी डालना पड़ेगा। पसमानदा मुस्लिम्स जो इकोनॉमिकली वीकर ग्रुप्स हैं, मुस्लिम औरतें और ऑर्फन्स को भी वक्फ प्रॉपर्टीज के बेनिफिशियरीज में इंक्लूड किया गया है। मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम वुमेन के लिए वक्फ बोर्ड में रिजर्व पोजीशंस डाली जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को अब स्पेसिफिक सेक्ट्स जैसे आगा खानी और बोहरा कम्युनिटीज के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने की परमिशन मिल गई है। मतलब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है अब वो आगा खानी और बोहरा की प्रॉपर्टीज भी नहीं हड़प सकते। अगर कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देना चाहता है तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि पिछले 5 साल से एटलीस्ट इस्लाम को फॉलो कर रहा है और उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी डेडिकेशन में कोई फ्रॉड या कंट्राइवेंस ना हो। अगर वक्फ अल औलाद यानी किसी फैमिली वक्फ का इनकम हो तो अब उसका यूज उस फैमिली की विडोज, डिवोर्स वुमेन और ऑर्फन्स को सपोर्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। सारा का सारा पैसा और सारी की सारी जमीन सीधे वक्फ बोर्ड के पास नहीं चली जाएगी। ये बिल मॉडर्नाइज्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे भी फोकस कर रहा है ताकि वक्फ प्रॉपर्टीज का हैंडलिंग ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल तरीके से किया जाए। ये एक बड़ी रिफॉर्म है जिससे वक्फ बोर्ड में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए और करप्शन और मिसमैनेजमेंट के जो कांस्टेंट एलिगेशंस लगे रहते हैं वक्फ बोर्ड पे उनको भी रोका जाए। क्योंकि अब हालत देखिए वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड इंडिया में 3rd लार्जेस्ट लैंड एनक्रोचर थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है, जिनके पास टोटल ऑलमोस्ट 10 लाख एकड़ की जमीन है, जिसकी वर्थ ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ है। और इनसे पब्लिक इतनी परेशान इसलिए हो चुकी है, इस वक्फ बोर्ड को अमेंड करने की इतनी जरूरत इसलिए है क्योंकि इनके डिमांड देखिए भाई। 2024 में इन्होंने कन्नूर में पूरा का पूरा इंडियन आर्मी कैंटोनमेंट ही क्लेम कर लिया। हैदराबाद का मैरियट होटल क्लेम कर रखा है इन्होंने। दिल्ली में कई जगहों पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने क्लेम कर रखा है, चाहे डीटीसी बस स्टैंड हो, डीडीए का ऑफिस हो, एमसीडी का गार्बेज डंप हो, हाईवेज हो, ये सब वक्फ की प्रॉपर्टी है। इतना ही नहीं, इन्होंने गुजरात में बेट द्वार का पूरे के पूरे आइलैंड्स ही क्लेम कर लिए हैं। उसमें गुजरात हाई कोर्ट को भी बोलना पड़ा कि यार आप भगवान कृष्ण की जमीन कैसे हड़प सकते हो यार, कमाल है। इन्होंने 2024 में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स क्लेम कर लिए थे। एक 2012 की रिपोर्ट में इन्होंने 30,000 एकड़ कर्नाटका में वर्थ 2 लाख करोड़ को रातों रात क्लेम कर लिया। News now from Karnataka, and a report on the Waqf land scam is likely to be tabled in the assembly today. The state government appointed committee submitted a 7,000-page report to the chief minister on Monday, and here's what the report says: that several politicians, middlemen and land mafia were involved in the Waqf board scam. उतना ही नहीं, अभी देखिए कि इन्होंने 2024 में एक नोटिस इशू किया था बिहार में, जहां पर गोविंदपुर नाम के एक हिंदू मेजॉरिटी विलेज को पूरा का पूरा इन्होंने क्लेम कर लिया। तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराने हिंदू टेम्पल को इन्होंने क्लेम कर लिया। लखनऊ के शिवालय मंदिर को इन्होंने क्लेम कर लिया थ्रू द शिया वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। और अगर अभी आपका सिर पूरी तरह से ना घुमा हो, अभी भी आपके धड़ से अगर जुड़ा हुआ हो, तो मैं आपको अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 2009 से वक्फ बोर्ड जो है वो रिपीटेडली इंडियन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स को क्लेम करती हुई आ रही है। कर्नाटका के पूरे बीदर फोर्ट को इन्होंने क्लेम किया हुआ है। और अभी जो ये महाकुंभ हो रहा है ना 2024 में, एएसआई इस एरिया को 70 साल से मैनेज कर रही है, लेकिन इसके बजाय वक्फ बोर्ड ने इसी महाकुंभ की जमीन की 55 बीघा को क्लेम कर लिया है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल को ये बेसिकली सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप डिसाइड कीजिए कि क्या वक्फ प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट होगा अगर, तो ये वक्फ ट्राइब्यूनल में इसको सॉल्व किया जाएगा। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। सेक्शन 83 के मुताबिक ये ट्राइब्यूनल्स अन्य कोर्ट से अलग माने जाते हैं और उनके फैसले फाइनल माने जाते हैं। सेक्शन 85 बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स कहता है कि कोई भी सिविल कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी वक्फ मैटर में इंटरफियर नहीं कर सकता। मतलब एक बार वक्फ ने क्लेम कर लिया तो कर लिया, उनकी हो गई प्रॉपर्टी। और इतनी सुपर पावर कम थी जो 2013 में कांग्रेस ने वक्फ को और भी पावर्स दे दी थी, जिसके अकॉर्डिंग अब सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं नॉन मुस्लिम्स भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकते हैं। बताइए, काफिर से चिढ़ते हैं लेकिन काफिर की जमीन से नहीं चिढ़ते। इसीलिए इस वक्फ एक्ट को अमेंड करने की बेहद जरूरत है और जेपीसी ने इसी को भी हाल में ही एक्सेप्ट किया है। तो एक तरफ वक्फ की तानाशाही को खत्म करने की शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ लगता है हिंदू सोसाइटी की तरफ से वक्फ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को काउंटर करने के लिए सनातन बोर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। तो क्या है ये सनातन बोर्ड? यहाँ हो जाती है चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग। देखिए, सनातन बोर्ड एक प्रपोज्ड इंस्टीट्यूशन है जो सनातन धर्म के इंटरेस्ट को सेफगार्ड और प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है। ये आइडिया तब लाइमलाइट में आया जब बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने इसको सोशल मीडिया पर अनाउंस किया। A historic moment awaits at Prayagraj Mahakumbh, where crows will unite in devotion to the Sanatan Dharma. On January 27, under the guidance of Swami Devikanandan Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanatan board will be initiated. और इस बोर्ड की डिस्कशन रिसेंट महाकुंभ इवेंट प्रयागराज में काफी हाइप में रही है। इसकी इंपॉर्टेंस को बीजेपी एमपी हेमा मालिनी ने भी सपोर्ट किया है। इस बोर्ड का बेसिकली मकसद है हिंदू मंदिरों
गुरुकुल्स और सनातन संस्कृति की रक्षा और बढ़ावा देना। अभी देखिए ये डिस्कशन ही चल रहा है, ये पास नहीं हुआ है, लेकिन देखिए इससे रिलेटेड भी दबाकर मेल्टडाउन शुरू हो गया। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन तो इसको कास्टिज्म से जोड़ दिया है। कांग्रेस लीडर उदित राज ने भी इसको कास्टिज्म से जोड़ दिया है, कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है दलितों को दबाने की। समाजवादी पार्टी लीडर एसटी हसन कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए, सनातन बोर्ड बनने में हमें कोई दुश्वारी नहीं है, बनना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं होना चाहिए और वक्फ के ऐसे कानून नहीं लाने चाहिए कि वक्फ की जमीनें सरकार खुद हड़पना चाहे। एक शंकराचार्य ने भी इसको अपोज किया है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि सारे सनातन धर्मियों को एक अपना केंद्रीय व्यवस्थापन समूह बनाना है, केंद्रीकृत व्यवस्था बनानी है, तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि सनातन धर्म के जो आचार्य हैं उनके द्वारा ये बोर्ड बनना चाहिए और धर्मशास्त्रों के अनुसार उन्हीं धर्माचार्यों के द्वारा इसका संचालन भी होना चाहिए। ये वही शंकराचार्य हैं जो इंसिडेंटली राम मंदिर के सपोर्ट में खुल के नहीं आए थे, ये राम मंदिर के ओपनिंग में भी नहीं आए थे। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। तो ये सनातन बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्राइमरीली स्पिरिचुअल लीडर और भगवान कथा ऑरेटर देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने शुरू किया है। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं। एक्टिवली इस आइडिया को ये काफी समय से प्रपोज करते हुए आ रहे हैं और दूसरे हिंदू गुरुओं का और बड़े बड़े प्रोमिनेंट हिंदूज का सपोर्ट भी ये मांग रहे हैं। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। तो ये सनातन बोर्ड जो है ये दिखेगा कैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके फंक्शंस क्या होंगे? इसको 3 लेवल पर डेवलप करने का प्लान है, डिस्ट्रिक्ट सनातन बोर्ड, स्टेट सनातन बोर्ड और नेशनल सनातन बोर्ड। अब इस बोर्ड में 11 मेंबर्स होंगे, जिसमें 4 गुरु होंगे अलग अलग सेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, 3 प्रोमिनेंट लोग होंगे जो अलग अलग अखाड़े से जुड़े हुए होंगे, 1 मेंबर होंगे जिसे पेटेंट बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, 3 रिलीजियस लीडर्स होंगे जिसमें साधु होंगे, कथावाचक होंगे या फिर अलग अलग धार्मिक पर्सनालिटीज शामिल होंगे। इसमें एक एडवाइजरी बोर्ड भी होगी। ये एडवाइजरी बोर्ड जुडिशरी, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, मीडिया, सोशल सेक्टर और एजुकेशनल सेक्टर के लोगों से मिलकर बनी होगी। तो इस बोर्ड का मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला है कि भाई आपको सनातनी बाय बर्थ होना चाहिए, या तो हिंदू पैदा होना चाहिए या फिर अगर आप हिंदू नहीं है तो सनातन धर्म के लिए कम से कम पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। संस्कृत लैंग्वेज का नॉलेज मैंडेटरी होना चाहिए। अब ये 2 रूल थोड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस रूल से पूल शायद थोड़ा छोटा हो सकता है। कितने लोगों को आती है संस्कृत में फ्लुएंसी? इन रूल्स में शायद थोड़ी सी लीनियंसी दिखानी पड़ेगी बॉडी को। उसके अलावा और भी रूल्स है। 40% मेंबर्स महिलाएं होनी चाहिए, 40% मेंबर्स बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए। तो ये जो मेंबर्स आएंगे बोर्ड में, इनका सिलेक्शन कैसे होगा? प्रपोजल दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट सनातन बोर्ड के मेंबर सीधा पब्लिक वोट से इलेक्ट किए जाएंगे अपने लोकल एरिया से। अब ये अभी तक बताया नहीं गया है डिटेल में कि क्या प्रोसेसेस फॉलो होंगे इस इलेक्शन के लिए। उसके बाद बोला गया है कि स्टेट सनातन बोर्ड के मेंबर्स डिस्ट्रिक्ट सनातन बोर्ड के मेंबर से चुने जाएंगे, नेशनल सनातन बोर्ड के मेंबर्स स्टेट सनातन बोर्ड के मेंबर से चुने जाएंगे। हमको अगेन वील हैव टू वेट टू सी कि क्या प्रोसेसेस हैं सिलेक्शन के और इलेक्शन के, टू मेक श्योर कि ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर तरीके से हो और धांधली कम हो। तो अभी ये जो सनातन हिंदू बोर्ड है उसका एक्ट का ड्राफ्ट प्रिपेयर हो चुका है और कई रिलीजियस लीडर्स को अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। कई रिलीजियस लीडर्स ने इसको ऑलरेडी अप्रूव भी कर दिया है। तो गवर्नमेंट को ऑफिशियली ये बोर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए लेजिस्लेशन इनिशिएट करनी पड़ेगी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बोर्ड को प्रॉपर्ली एम्पावर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जरूरी हो सकती है। पहले एक प्रोविजनल सनातन बोर्ड बनाया जाएगा 2 साल तक, जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर परमानेंट बोर्ड बनने का ग्राउंड वर्क ले करेगा और पब्लिक सपोर्ट बढ़ाने के लिए पिटिशंस, अवेयरनेस कैंपेन और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स का एंडोर्समेंट भी लिया जाएगा। तो मान लीजिए ये बोर्ड बन जाता है तो इस बोर्ड की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी? पहला होगा टेंपल मैनेजमेंट। मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से आजादी दिलाना और उनका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करना। टेंपल ऑटोनॉमी और गवर्नेंस। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। सनातन बोर्ड टेंपल्स को रिलीजियस लीडर्स और सनातन धर्म स्कॉलर्स के अंडर देगा ताकि उनका इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट हो सके। लेकिन यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ओवरसाइट भी रहेगी। बोर्ड टेंपल्स उनकी प्रॉपर्टीज और फंड्स को सुपरवाइज करेगा ताकि पूरी कंट्री में एक यूनिफॉर्म टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो। कहीं पर भी कास्ट से रिलेटेड धांधली ना हो, कहीं पर भी करप्शन ना हो।
टेम्पल्स फंड्स का प्रॉपर एलोकेशन और हिंदू रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइजेशन इंश्योर करना। रेगुलर ऑडिट्स और गवर्नेंस चेक्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सनातन बोर्ड के थ्रू, ताकि मैल प्रैक्टिस और करप्शन ना हो। जो भी टेम्पल्स के लिए डोनेशन आएंगे वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाएंगे जो बोर्ड कंट्रोल करेगा, और सीसीटीवी सर्वेलेंस होगा ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा लैंड रेक्लेमेशन का काम भी सनातन बोर्ड करेगा। मंदिरों की वो प्रॉपर्टीज वापस लाने का काम करेगा जो एनक्रोच की गई है या डिस्प्यूट में है। टेम्पल एसेट्स को अनऑथराइज सेल, लीज या ट्रांसफर से प्रोटेक्ट करना। कल्चरल प्रिजर्वेशन का काम भी ये लोग करेंगे। हिंदू टेम्पल्स, गुरुकुल और गौशालाओं को सेफगार्ड करने का काम करेंगे। सनातन धर्म की ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस को नर्चर और प्रमोट करने का काम करेंगे। फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लीगल एडवोकेसी भी ये लोग करेंगे। हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज से जुड़े जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको मैनेजमेंट और रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। हिंदू रिलीजियस राइट्स को सिक्योर करने के लीगल एडवोकेसी की जाएगी और फंड रेज किए जाएंगे। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि हिंदू कम्युनिटी की आवाज सुनी जाए लोकल, स्टेट और नेशनल पॉलिसी मेकिंग में। अंडर प्रिविलेज हिंदू कम्युनिटीज के लिए अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स भी चलाएंगे। ये संस्कृत और वैदिक एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टीज के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हुए हैं उनका रेक्टिफिकेशन और रेस्टोरेशन भी किया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा है कि हर बड़े मंदिर के अंदर एक गुरुकुल और एक गौशाला होना कंपलसरी बनाने का प्लान है। इससे टेम्पल्स हिंदू एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर्स भी बनेंगे। बोर्ड टेम्पल फंड्स का एक फिक्स पोर्शन गुरुकुल और गौशाला के लिए एलोकेट करेगा, ताकि उनके मेंटेनेंस और डेवलपमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम बने। और इकोनॉमिकली वीकर जो हिंदूज हैं उनको डायरेक्टली इन गुरुकुल में एजुकेशन मिलेगा और सपोर्ट मिलेगा, ताकि ये जो मंदिर है वो जेन्युइनली एक समाज सुधार का एरिया बने और जेन्युइनली हिंदू कम्युनिटी के काम आए, ताकि ये जो इस्लामिक और क्रिश्चियन कन्वर्जन माफिया है ये इन लोगों पर डोरे ना डाल सके। और वक्फ बोर्ड से कम्पीट करने के लिए बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होगी कि अगर किसी प्रॉपर्टी का हिस्टोरिकल या रिलीजियस सिग्निफिकेंस प्रूव होता है तो उसको टेम्पल प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाएगा। ये गुरुकुल्स, गौशाला, मंदिर और दूसरी हिंदू लैंड्स को एनक्रोचमेंट और मिसयूज से बचाने का एक तरीका है। और क्योंकि सनातन बोर्ड एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी रहेगी तो ये फाइनेंशियल एड, एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिकली वल्नरेबल हिंदू फैमिलीज को रिलीजियस कन्वर्जन्स को प्रिवेंट करने के लिए। इन्होंने ये भी अनफॉर्चुनेटली कहा है कि ये एंटी सनातन कंटेंट चाहे मीडिया में हो, कॉमेडी में हो या पब्लिक में हो, उस पे पेनल्टी लगा सकते हैं लोगों पर। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ इनसे, क्योंकि बेसिकली इन सब चीजों के थ्रू आप इस्लामाइजेशन कर रहे हैं अपने हिंदू रिलीजन की। आप अगर किसी दूसरी आइडियोलॉजी से कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी तरफ बनने की जरूरत नहीं है। उनके गलत प्रैक्टिसेस छुड़वाने के बजाय आप उनके गलत प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हो। यार ये तो वही बात हुई कि आप कह रहे हो कि तुम अपनी औरतों को बुरके में डाल रहे हो, हम और भी बड़े बुरके में डालेंगे। तुम खतना करवाओगे, हम तो पूरा ही कटवा लेंगे। कहाँ का लॉजिक है यार ये? उनकी घटिया प्रैक्टिसेस को हटवाओ यार, अडॉप्ट मत करो उसको। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि ये जो सनातन बोर्ड है ये मंदिरों के डेवलपमेंट का भी काम करेगा। इनका गोल रहेगा कि एक कृष्ण मंदिर बनवाया जाए मथुरा में और पूरे देश के मंदिरों में गुरुकुल्स को डेवलप किया जाए। अभी देखिए ये जो प्लान है ये अभी भी डेवलपमेंट के फेज में है, ये अभी तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं पहुंचा है, कुछ काम भी शुरू नहीं हुआ है। बट आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और ये प्रॉपरली फॉर्म हो, यहाँ पर कोई धांधली ना हो, कोई करप्शन ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको इंश्योर करने के लिए भी अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉल इन प्लेस। लेकिन अल्टीमेटली वक्फ की अमेंडमेंट और सनातन बोर्ड की बातें भारत के लिए एक अच्छी बात हो सकती है लॉन्ग टर्म, क्योंकि वक्फ और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू एक अनफेयर एडवांटेज मिला है मुस्लिम कम्युनिटी को भारत में। चाहे वो रिलीजियस राइट्स हो, फैमिली के राइट्स हो, इनहेरिटेंस के राइट्स हो, प्रॉपर्टीज के राइट्स हो, तो वक्फ की अमेंडमेंट और सनातन बोर्ड की अपील से ये होगा कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज लीगली कम से कम एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगी। एंड दिस इज द रीजन कि क्यों अल्टीमेटली इतने मेल्टडाउन्स हो रहे हैं इसको लेकर, बिकॉज भारत में ऐसे कुछ लोग हैं आजादी के समय से और अभी भी जो ये नहीं चाहते कि भारत की सभी कम्युनिटीज लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाए। इसीलिए ये इतने सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक कम्युनिटी को अनफेयर एडवांटेजेस मिलते रहें। और सनातन बोर्ड इन कंपटीशन टू अ वक्फ बोर्ड और यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीजें हैं जो भारत के हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ जाएंगी। एवरीवन विल बी ट्रीटेड सिमिलर, क्योंकि सनातन बोर्ड के थ्रू हिंदूज को भी वही सपोर्ट मिलेगा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के थ्रू मुस्लिम्स को मिल रहा है। एंड देखिए अल्टीमेटली मेरा ये मानना है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, एंड इसलिए भारत के हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू नेचर और हिंदू कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए। उन लोगों की बातें मत सुनिए जो कहते हैं कि नहीं नहीं सेक्युलरिज्म ये, सेक्युलरिज्म ये। सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस में होना चाहिए, बट जहां तक भारत का कैरेक्टर है दैट कैरेक्टर इज हिंदू। एंड एवरीबडी, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सब इस कैरेक्टर में आते हैं, आप सब इस सिविलाइजेशन का हिस्सा है। प्रॉब्लम तब आती है जब मुस्लिम्स कहते हैं कि नहीं हम इस सिविलाइजेशन का हिस्सा नहीं है, हमें अलग ट्रीटमेंट चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक हिंदू सनातन बोर्ड बनना चाहिए? इससे
क्या एडवांटेजेस आ सकते हैं, इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं हिंदू कम्युनिटी को, मुझे जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है इसमें प्रॉपर अमेंडमेंट्स हुई हैं या आपको लगता है कि और भी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए थी? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।